इन प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बाल अवस्था बाल विकास के भाषा एवं विचार या भाषा एवं चिंतन से संबंधित हमारा आज का जो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अपने इस शानदार सफ़र को हम और आप सब मिलकर शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें भाषा और चिंतन के बारे में, तो भाषा और चिंतन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में और उसके बाद हम करेंगे चिंतन के बारे में। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें भाषा के बारे में, तो भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। जैसे हमारे अंदर, हमारे मन में कोई भाव है, हमारे मन में कोई बातें आ गई, अब हम उन बातों को किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे? भाषा के माध्यम से व्यक्त करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके अंदर भाव आया कि आपको प्यास लगाई। ठीक है, अगर आपको प्यास लगी तो आप पानी पीने के लिए किसके माध्यम से अपने भाव व्यक्त करें? भाषा के माध्यम से, कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो क्या है? भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिससे लोग समझ सकते हैं। तो मनुष्य क्या है? वैसे तो मनुष्य भी एक पशु की श्रेणी में ही आता है, लेकिन मनुष्य जो है तो पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति यानी अपनी भाव को, अपनी भावनाओं को, अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा होती है। और वह भाषा कई रूपों में भी हो सकती है। जैसे हम भारतीयों के लिए हिंदी भाषा, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी भाषा, बंगालियों के लिए बंगाली भाषा, है ना। तो भाषा एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो बालकों में भाषा के विकास में विभिन्न आयाम होते हैं। ठीक है, भाषा उन्हीं में से एक है। भाषा को अर्जित किया जाता है। देखिए, भाषा बालक का विकास कई रूपों में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो यह जो भाषाई विकास है यह भी एक आयाम है। ठीक है, इसी के माध्यम से भाषा क्या करता है, जो है तो बालक होता हुआ भाषा को अर्जित किया जाता है। भाषा को सीखी नहीं, अनुकरण किया जाता है या फिर अर्जित की जाती है। ठीक है, यह अर्जन बालक के जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो भाषा क्या होती है? भाषा का अर्जन कब शुरू होता है? जैसे ही बालक जन्म लेता है तो वह जो है तो भाषा का अर्जन शुरू कर देता है। ठीक है, अनुकरण वातावरण के साथ, अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। तो भाषा किस किस में भूमिका निभाती है? भाषा अनुकरण में, है ना, वातावरण के साथ अनुक्रिया करने में, शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, है ना, इन सब की पूर्ति के लिए क्या होती है? इन सब की मांग व इन सब की पूर्ति के लिए किसकी भूमिका विशेष होती है? वह भाषा की भूमिका विशेष होती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, भाषा के भाग हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है स्वनिम, दूसरा है रूपिम, तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। ठीक है, अगर स्वनिम की बात करें तो स्वनिम में कौन कौन से शब्द आते हैं भाषा के? जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया। ये क्या है? यह स्वनिम होते हैं। ठीक है, पहले बच्चा क्या होता है? पहले इन्हीं को सीखता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ से आ तक के स्वर, है ना, फिर उन स्वरों को मिला मिला के क्या करता हुआ अपनी भाषा की क्वालिटी को निखारता। ठीक है, इसके बाद क्या आता है प्यारे साथियों? रूपिम। रूपिम में क्या होता है कि इन्हीं को जो है तो छोटे छोटे रूपों में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जब बच्चा छोटे छोटे वाक्यों में, जैसे आई हो गया, है ना, आऊ हो गया, ये क्या हो गया? इनमें जो है तो छोटे छोटे वाक्य या छोटे छोटे जो है ये स्वर हैं, इनको जोड़ जोड़ के क्या करता बच्चा? फिर रूपी में इसके रूप को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है वाक्य विन्यास। जैसे ही बालक के अंदर ये स्वनिम की क्वालिटी और रूपिम की योग्यता आ जाती है, उसके बाद वो क्या करता है? वाक्यों का निर्माण करता है।
वाक्यों का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, एक बच्चा है वह गली से जा रहा है, उसने एक पेड़ का आम देखा तो उसने अपने वाक्य में क्या निर्माण किया कि आम का पेड़ रोड के किनारे लगा है, उसमें बहुत सारे फल हैं, है ना। इस प्रकार क्या है वह वाक्यों का निर्माण करने लगता है। फिर चौथे में क्या आता है अर्थ विन्यास। तो उन वाक्यों का जो शब्द लिखे रहते हैं, जो वाक्य हैं, तो उसमें क्या होता है उनका अर्थ। जैसे ये भाषा के भाग हैं तो हमने इसका अर्थ क्या कर दिया कि भाषा के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। स्वनिम हो गया, रूपिम हो गया, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। तो ये क्या होता है, ये अर्थ विन्यास होता है, क्योंकि उन वाक्यों का, उन शब्दों का फिर वह अर्थ करने लगता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाषा विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है। तो भाषा की जो अवस्थाएं होती हैं, भाषा विकास की जो प्रारंभिक जो मुख्य अवस्थाएं होती है वह कौन कौन सी है कि बालक लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे छोटे बालक जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही वह क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो वह एक तरह की भाषा ही है। ठीक है, वह क्या होता है धीरे धीरे अवस्थाएं जो है तो बदलती रहती हैं और भाषाएं भी विकसित होती रहती। ठीक है, रोने चिल्लाने की कोशिश के साथ ही वह अन्य ध्वनि निकालने लगता है। ये पूर्णतः स्वाभाविक होती है, इन्हें सीखा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे ही बालक जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद रोने की कोशिश करता है, वह फिर और कुछ उससे जो बड़ा होता है धीरे धीरे हाथ हिलाने, है ना, मुस्कुराने, है ना, देखने घूरने, ये सब क्या है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसको सीखा नहीं जाता, यह प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि वह जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, वह मान लीजिए 3 साल का हो गया तो वह बड़बड़ाने की क्रिया, बड़बड़ाने के माध्यम से स्वर व व्यंजन के अभ्यास का अवसर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उसके अंदर जो भाषाई विकास हुआ है भी, उसका भी स्तर थोड़ा बड़ा होता जाता है। जैसे वह बड़बड़ाने लगता है ना, बबलाने लगता है, क्रियाएं करने लगता है ना, स्वर और व्यंजन का थोड़ा बहुत अभ्यास करने लगता है। इससे क्या होता है बच्चा जो है तो भाषा का विकास धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम चौथी क्रिया की बात करें तो दूसरों को सुनकर उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। इनके द्वारा आ, ई, उ, ए, है ना, इत्यादि को उच्चारित किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जब 2, 3 या 4 साल का होता है तो उससे लोग बुलवाते हैं, हम मजा लेने के लिए उससे क्या बुलवाते हैं, तो शब्द दोहरवाते हैं, है ना। इस प्रकार क्या है बच्चा धीरे धीरे शब्दों का अर्जन करने लगता है। ठीक है, फिर 5वां क्या है, जैसे ही वो 5 साल का हुआ तो हाव भाव व इशारों की भाषा बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा होता जाता फिर वह बोलने की कोशिश करता, भाव को समझने की कोशिश करता, इशारों को समझने की कोशिश करता है। इस प्रकार क्या होता है बच्चा धीरे धीरे अपने भावों को व्यक्त करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार उसके अंदर भाषा का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भाषा सीखने के विभिन्न साधन क्या है, यानी ऐसे कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम भाषा को सीख सकते हैं। तो पहला माध्यम क्या है, कहानी सुनना। आपके बच्चे या फिर आप लोग भी बचपन में अपने दादी से, दादा से, है ना, बाबा से आपने भी कहानी सुना होगा। कहानी सुनने से हमारे मन में क्या होता है कि उन जो कहानी के माध्यम से हमारे मन में भावनाओं को भी विकसित होता है। ठीक है, जिससे हम भाषा सीखने में आसानी होती है। प्रश्नोत्तर के द्वारा, यानी मान लीजिए कहानी में सुनाया कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वह जो है तो एक छलांग में ही नदी के इस पार से उस पार हो गया था। तो अब जो बालक होगा वह अपने प्रश्न पूछेगा कि दादाजी कैसे जो चेतक था वह एक स्थान से जो है तो कूद करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया हो। फिर दादाजी बताएंगे ऐसे, है ना, उसमें विशेष शक्ति थी, वह फुर्ती था, उसमें बहुत सारी चतुरता थी, है ना, बहुत सारी शक्तियां थी। इस प्रकार जो है तो भाषा सीखने में विभिन्न प्रकार के साधन हो सकते हैं। ठीक है, अनुकरण, ये सबसे बढ़िया माध्यम है अनुकरण। यानी अनुकरण हम लिखित रूप में भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में, है ना, भाषाई रूप में। इस प्रकार क्या है अनुकरण के माध्यम से हम भाषा को भी विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीकों से हम सीख सकते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर भाषा का विकास हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है बातचीत। हम बातचीतों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने अंदर भाषा का विकास, बच्चों के अंदर भाषा का विकास कर सकते हैं। बच्चों से हम छोटे छोटे शब्दों को बुलवाने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और उसके माध्यम से क्या हो गया, उसकी सहायता से बच्चा
क्या करेगा, वह भाषा को सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। फिर क्या है, भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में अगर बात करें, कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम भाषा के विकास को बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं। पहला कि सिद्धांत क्या है, बेंडूरा का सिद्धांत। बेंडूरा महोदय जी क्या कहते हैं कि इन्होंने अनुकरण पर विशेष बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया है, विशेष अनुकरण पर बल दिया है। प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है जिसने अनुकरण पर विशेष बल दिया, तो किसने दिया है, वेंड्यूरा ने दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बच्चा आसपास के परिवार में बोले जाने वाली भाषा का अनुकरण करता है। इन्होंने क्या कहा कि जो एक बच्चा होता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है, जो पारिवारिक परिवेश होता है, उसमें क्या करता है बच्चा, भाषा का अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है और उससे क्या होता है, वह आसानी से सीख जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है कि परिपक्वता का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा अवयव एवं स्वरों पर नियंत्रण होना है। ठीक है, यानी भाषा अगर सीखना है तो अगर जब बालक भाषा सीखता है तो वह उसका स्वर और व्यंजन पर क्या होता है, वह कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, यानी वह जो है इनको कंट्रोल करके जो है तो नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, जैसे बोलने में जीभ हो गया, गला हो गया, होंठ हो गया, तालु हो गया, दांत हो गया, व स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमी वाणी को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे हम आपको आसानी भाषा में समझाएंगे। जैसे एक जीभ हो गया, जीभ के माध्यम से हम बोलने का प्रयास करते हैं। गला, होंठ, तालु, दांत, स्वर यंत्र, तो ये सब क्या है, यह भाषा को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं, है ना, साधन होते हैं। अगर हमारे फेल हो जाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो हम भाषा का कहीं ना कहीं हमारी भाषा गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे दांत करेंगे, है ना, जो हमारी जीभ है, जीभ नहीं लटकेगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कुछ लोगों की जीभ क्या होती है, कटी रहती है, वो तुतलाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, भाषा को प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, ये हमारा कौन सा, अनुबंधन का सिद्धांत। यह क्या कहता है कि शैशवावस्था यानी शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शैशवावस्था में क्या होता है, ये अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था यानी बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं, तब वह जो शब्द सीखते हैं, उन शब्दों को किसी अमूर्त वस्तु से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उसे जो है तो मूर्त वस्तु से जोड़कर जो है तो भाषा सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आम है। ठीक है, तो बच्चों को जब हम आम सिखाएंगे, आम शब्द सिखाएंगे, तो उनके पास हम क्या करेंगे, ये एक मूर्त वस्तु हो गई। ठीक है, यानी उस वस्तु को उनके सामने ला के रख देंगे, यह क्या हो गई, मूर्त वस्तु हो गई। अब हम ऐसा नहीं है कि हमने आम बता दिया, अब वो बच्चे जानते ही नहीं कि आम क्या है, तो वह क्या है, अमूर्त हो गए। लेकिन अगर शैशवावस्था में अगर हमें बच्चों को भाषा सिखाना है, तो उनके सामने हमें वह वस्तु मूर्त रूप में, वह वस्तु उसके स्वरूप में वहाँ पे रखना होगा। इससे क्या होगा, बच्चे भाषा सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, हमने बता दिया कि बच्चों देखिए ये आम है, आम का साइज इस तरह होता है, ये रंग में हरा होता है, पकने के बाद लाल हो जाता है ना। ये शब्द हो गया, ये बड़ा आ हो गया, फिर माँ जोड़ा तो इसमें आम हो गया, है ना। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से सहचर या अनुबंध स्थापित करके भाषा सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत, यानी चैपनीज, सरली, कार्टी, है ना, तथा वैलेंटाइन आदि ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर जो है तो विशेष जोर दिया है। तो अनुकरण पर किस किस ने विशेष बल दिया है, चैपनीज ने, है ना, सार्ली ने, कार्टी ने तथा वैलेंटाइन ने जो है तो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने क्या कहा कि जैसी भाषा समाज या परिवार में बोली जाती है, वैसे ही जो है तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इन्होंने ठीक ही कहा। देखिए प्रश्न में क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है
जो अनुकरण के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। तो प्रश्न में ऑप्शन में रहेगा चैपनीज, सर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जैसी भाषा समाज या परिवार में बोली जाती वैसे ही बच्चा सीखता है। तो उन्होंने सही ही कहा, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा अगर बंगाली परिवार में या बंगाली वातावरण में रहेगा तो वह बंगाली भाषा ही सीखेगा। अंग्रेज का बच्चा अगर अंग्रेजी ही सीखेगा। लेकिन अगर उसे भारतीय वातावरण में लाया जाए, भारतीय संस्कृति में लाया जाए तो वह हिंदी सीखेगा। तो इस प्रकार जो है तो वह परिवार में या समाज में बोली जाने वाली बोली के माध्यम के अनुकरण के द्वारा ही बालक सीखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। जो हमारे एक चौमस्की महोदय हैं, उन्होंने भाषा अर्जित करने के सिद्धांत के बारे में क्या कहा कि इनके अनुसार बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करके वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। क्या करते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि शब्दों की एक निश्चित संख्या होती है। क्या होती है? शब्दों की क्या होती है? एक निश्चित संख्या होती है, कुछ निश्चित नियम होते हैं, अनुकरण करके वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भाषा सिखानी है, तो भाषा सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। इससे क्या होता है, वो किस शब्द में कितनी संख्याएं होंगी, कौन सा शब्द कहाँ पे यूज होगा, किसमें कौन सा स्वर होगा, कौन सा व्यंजन होगा, ये सारी क्या होती हैं? ये कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों का अनुकरण करके, इन्हीं नियमों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बच्चे भाषा का निर्माण करना सीख सकते हैं। ठीक है, इन वाक्यों का निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत आता है उन्हें चौमस्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। तो इस भाषा को सीखने में जो जो ग्रामर होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उनको सीखने के लिए जो हमारे चौमस्की महोदय ने क्या कहा, उनका नाम क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी है? जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। कारक क्या होते हैं? वह ऐसे कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कारण क्या है? स्वास्थ्य हो गया। सीधी सी बात है, अगर बच्चा अच्छे स्वास्थ्य का है, बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया है, तो वह बढ़िया वातावरण में है, तो बच्चा भाषा सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बुद्धि, अगर बालक क्या है, वह बालक तेज दिमाग वाला है तो वह भाषा जल्दी सीखेगा, और मंद बुद्धि वाला भाषा जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बढ़िया मजबूत है ना, वो संपन्न है, तो उनके बालक क्या करेंगे? अच्छे वातावरण में रहेंगे, है ना, भाषा भी अच्छे से सीखेंगे। परिवार का आकार मान लीजिए अगर बड़ा है तो भाषा जो बालकों में, चूँकि परिवार अगर बृहद परिवार है तो भाषाएं भी जल्दी सीखी जा सकती हैं। लेकिन अगर एकल परिवार या छोटा परिवार है तो बालक भाषा सीखने में जल्दी नहीं सीख सकता। ठीक है, बहुजन्म क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका जन्म अगर बहुत से मतलब परिवार में या फिर संयुक्त परिवार में होता है तो भाषा क्या होता है? वह जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंगल परिवार, माता पिता ही बस हैं, दूर रहते हैं, तो वह भाषा नहीं सीख सकता। ठीक है, द्विभाषावाद क्या होती है कि एक ही परिवार में एक ही समाज या एक ही परिवार में कई सारी भाषाएं बोली जा सकती हैं। जैसे कोई अंग्रेजी बोलता, कोई बंगाली बोलता, कोई भोजपुरी, कोई हिंदी। तो इस प्रकार क्या होता है? भाषा सीखने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। संवेगात्मक तनाव, कुछ बच्चे क्या होते हैं? वह भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? तनाव होते हैं, तो उनमें भी भाषा सीखने में बहुत सारी समस्याएं आती है। व्यक्तित्व, कुछ व्यक्ति जो बालक हैं या फिर कुछ व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व का भी कहीं ना कहीं भाषा विकास में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रशिक्षण विधि, यह प्रशिक्षण विधि भी कहीं ना कहीं निर्धारित करती है भाषा सीखने में। अगर प्रशिक्षण बढ़िया है तो भाषा भी बढ़िया से सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों चिंतन के बारे में। हमने भाषा तो सीख ली, हमने भाषा बढ़िया से सीख ली, हमने यह भी जान लिया कि भाषा कैसी होती है, भाषा को प्रभावित कैसे किया जाता है, भाषा के साधन क्या है, भाषा को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। अब हम बात करेंगे चिंतन। ठीक है, चिंतन का मतलब होता है विचार करना, थॉट यानी सोचना। ठीक है, उसी को हम चिंतन कहते हैं या विचार कहते हैं। ठीक है, तो चिंतन या विचार या थॉट, यह एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील होती है।
कैसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपकी परीक्षाएं चालू हो गई। अब आपने अपने दिमाग में चिंतन करना शुरू कर दिया कि हम जो है तो सुबह से पढ़ेंगे और 10 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम रात को 8 बजे पढ़ेंगे 11 बजे तक। इस प्रकार क्या होता है, हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन कैसे करते हैं, ये हमारी क्या करती है, यह मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है, हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, जब मानव किसी समस्या से घिरा होता है तो उसके निदान के लिए वह चिंतन करता है। मान लीजिए आपके पास समस्या हो गई कि आप किसी रोड में फंस गए, ठीक है, बाढ़ है, पानी भरा हुआ है। अब आपके दिमाग में चिंतन आएगा कि हम यहाँ से जो है तो कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जब आप किसी समस्या से या फिर जब व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा होता है तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह क्या करता है, चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे तर्क एवं संकल्पना। तो चिंतन कैसी पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति है। प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चिंतन निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। तो प्रश्न में ये आ सकता है, तो इसका क्या होगा सही उत्तर, विश्लेषणात्मक पद्धति है। ठीक है, यह कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करती है, जैसे तर्क और संकल्पना करना। तर्क यानी चिंतन करना और संकल्पना यानी विचार, यानी उनको क्या है कि दिमागी तौर पर सोचना। ठीक है, अब हम बात करेंगे तर्क क्या होता है। ठीक है, तो यह उद्देश्यपूर्ण होता है। तर्क कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें किनके आधार पर तथ्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तथ्यों के आधार पर वह निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कोई तथ्य है, मान लीजिए तर्क क्या करना है कि किसी समस्या में फंस गए, अब हम अपने तर्क के माध्यम से उस समस्या का समाधान करेंगे उन तथ्यों के आधार पर। ठीक है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आपकी साइकिल की क्या हो गई, चैन उतर गई, है ना, या फिर चैन टूट गई। आपने देखा तथ्य क्या है कि चैन टूटी हुई है ना। तो अब आप क्या करेंगे, उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि हम जो है तो उस टूटी चैन की जो कील है उसको अंदर फिट कर देंगे, चैन जुड़ जाएगी। तो आपने क्या किया, तथ्यों के आधार पर क्या कर दिया, निष्कर्ष निकाल लिया और निर्णय ले लिया कि हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तर्क दो प्रकार का होता है, एक आगम होता है, एक निगमन होता है। ठीक है, आगमन में हम तर्क में उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालते हैं और निगमन में दिए गए कथन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कथन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगमन में क्या होता है, इसमें जो तर्क है वह क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। उन उपलब्ध तर्कों के प्रमाण पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमने आगमन का क्या बता दिया आपको कि आपकी साइकिल की चैन टूट गई, आपने देखा कि हमारे साइकिल की चैन टूट गई, तथ्य वहीं पे रखे हुए हैं, आप तथ्यों के आधार पर उसको जोड़ लिए और उसके बाद अपना निष्कर्ष निकाल लिए। जबकि निगमन में क्या होता है कि नियम कथन के आधार पर, जैसे मान लीजिए कथन के आधार पर क्या हो गया कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको रास्ते में पका हुआ आम मिल गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पके हुए आम को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है तो हम आगमन और निगमन के माध्यम से तर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम संकल्पना की, तो यह चिंतन का मुख्य तत्व होता है। संकल्पना क्या होता है, यह चिंतन का एक मुख्य तत्व होता है। यह वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह किनका प्रतिनिधित्व करता है, यह वस्तुओं का प्रतिनिधित्व, क्रियाओं का, विचारों का और जीवित प्राणियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे खट्टा, मीठा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध, उसमें अच्छा या खराब आदि की बात की जाती है। संकल्पना में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत हम खट्टा, मीठा, है ना, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, है ना, क्रोध है तो क्रोध, भय है तो भय, है ना, वस्तुओं के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, अच्छी है, कोई बुरी है। इस प्रकार के हम संकल्पना के माध्यम से जो है तो अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और हम हर सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।